हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 की सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज तैयारी शुरू करेंगे और इसी क्रम में हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा में स्थित है। ठीक है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1963 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। ठीक है। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। और इसकी खुदाई किसने शुरू की थी? तो इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कुछ। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। कब? तो 1826 में। 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921-22 में। ठीक है, आगे चलें। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। आगे चलें। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज कहां पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। कहां हुई थी? लोथल में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो माप तौल संबंधित साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक भी मिला है। लोथल से हाथी दांत का बना मापक भी मिला है। यहां से गोदीवाड़ा यानी डक यार्ड का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी बंदरगाह का। ठीक है, बंदरगाह, डक यार्ड, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। लोथल से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की खोज शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? तो एस.आर. राव। किसने? एस.आर. राव। और एस.आर. राव का पूरा नाम क्या है? तो शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज किसने की थी? तो शिकारीपुरा रंगनाथ राव यानी एस.आर. राव ने की थी। ठीक है।
और यहाँ से बंदरगाह, गोदीवाड़ा डक यार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ये उचित समतावादी थी। कैसी? उचित समतावादी पद्धति थी। ठीक है, आगे देखें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों से सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से समाज में किसी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, अब डिटेल्स देख लेते हैं। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। तो लौह युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण से हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हैं। ठीक है, तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो गांधार से। ठीक है, और कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहां से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसमें गाय विद्यमान नहीं थी, बाकी सभी जानवर इसकी टेराकोटा में विद्यमान थे। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में बैल, भैंसा, भेड़, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख एवं कबूतर की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी की आकृति भी मिली है। तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी की आकृति भी मिली है। ठीक है, गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर को मुहरों और टेराकोटा पर नहीं दिखाया गया है। तो किसको नहीं दिखाया गया है? गाय को नहीं दिखाया गया है, ऊंट को नहीं दिखाया गया है, घोड़ा को नहीं दिखाया गया है और शेर को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पा के लोग यह कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। किसके उत्पादन में? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। ये कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया यानी मिस्र में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन या सिडोन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया यानी मिस्र के लोग कपास को सिंधु शब्द के नाम से जानते थे और यूनान के लोग इसे सिंडन या सिडोन के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे चलें। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। कौन सी? अन्नागार। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं।
मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर, कांच की नर्तकी की मूर्ति, जलकुंड, मिट्टी व धातु के बर्तन, तरासे हुए पत्थर, दाढ़ी वाले आदमी की सैल खटी छवि भी मिली है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिली है? तो पशुपति की मुहर मिली है यहीं से, कांच की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जलकुंड यहीं से मिला है, मिट्टी व धातु के बर्तन मिले हैं, तरासे हुए पत्थर मिले हैं यहीं से, और दाढ़ी वाले आदमी की छवि भी यहीं से मिली है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, आगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। तो चांदी कहां से आयात की जाती थी? तो अफगानिस्तान से। ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? तो टेराकोटा या सेलखड़ी का। किसका? टेराकोटा या सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि का प्रयोग भी किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। आगे, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कहां है? राजस्थान में। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के बाएं तट किनारे पर स्थित है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बी के थापर थे। ठीक है, इसकी खोज, कालीबंगा की खोज किसने की है? तो 1952 में अमलानंद घोष ने की है और इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बी के थापर थे। ठीक है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहां से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां।
ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं और यहां से भूकंप आने की प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, आगे चलें। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा दूसरे स्थान पे आता है। आगे चलें। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय किससे है? तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय यह शिलालेखों के अध्ययन से है। किसके अध्ययन से है? तो शिलालेखों के अध्ययन से पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन थी। क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये मुद्राएं थी। कौन सी हैं? मुद्राएं। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलें। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्या किया? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं इसमें। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृदेवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृदेवी की उपासना करते थे और साथ ही पशुपति की भी उपासना करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, आगे चलें। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर ये चन्हूदड़ो था। कौन था? चन्हूदड़ो। अब चन्हूदड़ो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। चन्हूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। प्रसाधन सामग्री मतलब सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित सामग्री मिली है। ठीक है, और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। यहां से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। कहां से? चन्हूदड़ो से। यह एक औद्योगिक नगरी थी। कौन सी एक औद्योगिक नगरी थी? तो चन्हूदड़ो। यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। चन्हूदड़ो से एक ईंट
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। तो चनूदड़ों से किसके साक्ष्य मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चनूदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। ठीक है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे चलें। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए था। आगे चलें। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? अभी हमने बताया था सिंधु घाटी के लोग यह पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता या पशुपति शिव की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? हड़प्पा वासी कैसे थे? तो ये शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। ठीक है, यह कांस्य युगीन सभ्यता भी थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? तो नृत्य करती हुई नर्तकी की। किसकी? नृत्य करती हुई नर्तकी की रचना, महत्वपूर्ण रचना इनकी है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित द्रवी मोम विधि पर आधारित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। आगे, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। कहां? गुजरात में। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ जिले में सुखभादर या मादर नदी के समीप स्थित है। तो रंगपुर कहां स्थित है? गुजरात में, काठियावाड़ जिले में, और यह मादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा और इतना ही आप पढ़ के चले जाएंगे तो ये काफी है आप लोगों के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान इनमें से भारत में स्थित है? तो लोथल। कौन सा? लोथल। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954-55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है और सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि
आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है और यह एक आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। तो किसके समकालीन है? तो मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। सिंधु सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। किस लिपि का प्रचलन है? तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन है सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी अज्ञात लिपि है, अभी तक यह पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। अब धौलावीरा के बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। धौलावीरा भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई करने वाले जेपी जोशी हैं। कौन है? जेपी जोशी। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है। क्या होता है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सफेद कुआं। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा को स्थानीय रूप से कोटड़ा टिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटड़ा टिब्बा। धौलावीरा को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो कोटड़ा टिब्बा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सफेद कुआं। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा से संबंधित दयाराम साहनी हड़प्पा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लोथल SR राव, ठीक है, SR राव लोथल से संबंधित है। जेपी जोशी सुरकोटदा से संबंधित है, लेकिन धौलावीरा से BK थापर नहीं संबंधित है। इससे कौन संबंधित है? तो जेपी जोशी हैं, अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। लोथल की खोज SR राव ने की थी 1955 में। सुरकोटदा की खुदाई जेपी जोशी ने की थी 1954 में और धौलावीरा की खुदाई RS बिष्ट ने की थी 1967 में और जगपत जोशी एवं RS बिष्ट ने की थी। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अभी हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी अज्ञात लिपि है, अभी तक यह पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 6400 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक है। कैसी है? यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है, तो PS वत्स नहीं है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन में चार्ल्स मेसन का भी हाथ है, M व्हीलर का भी हाथ है, कनिंघम का भी साथ था, परंतु PS वत्स इसके अध्ययन से संबद्ध नहीं है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह यह लोथल है। कौन सा? लोथल। ठीक है, आगे चलते हैं। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक भी मिला है। ठीक है, लोथल से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से
युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल से। लोथल की खोज शिकारीपुरा रंगनाथ राव यानी SR राव ने की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। इसकी इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान यह पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होता है। किससे? पुरातात्विक उत्खनन से। आगे चलें। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो यह आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीरपुर। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल है। यह कहां पड़ता है? यह मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पे। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यानी उत्तर सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कहां पे है? तो यह हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल कहां है? तो यह दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, मेरठ में स्थित है। और सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सुतकांगेडोर है, यह दास्क नदी पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कहां है? तो यह अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर आलमगीरपुर, पश्चिमी छोर सुतकांगेडोर, उत्तरी छोर मांदा और दक्षिणी छोर दायमाबाद। ठीक है, आगे चलें। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ये कहां से मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। कहां से? लोथल से। लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। यहां से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, शतरंज के खेल के भी साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह बनावली से मिला है। कहां से? बनावली से। अब बनावली के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। बनावली स्थल की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। तो बनवाली की खुदाई किसने की थी? तो RS बिष्ट ने। कब? 1973 में। और बनावली कहां पे है? तो यह हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यह नगर रंगोई नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, बनावली जिले में हल की प्रतिकृति खेत में मिली है। ठीक है, वहां देवी मां की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। तो देवी मां की मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? तो बनावली से भी मिली है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस स्थान से
युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण कहां से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। कहां से? लोथल से। ठीक है, आगे चलें। अमरी, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। कहां? सिंध में। ठीक है। अमरी की खोज एन जी मजूमदार ने 1929 में की थी। अमरी आधुनिक सिंध पाकिस्तान में एक प्राचीन बस्ती है। ठीक है। अमरी कहाँ स्थित है? तो सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। इसकी खोज किसने की थी? तो एन जी मजूमदार ने 1929 में। आगे चलें। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किसका उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष यह सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से? सुरकोटदा से। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स ले लेते हैं थोड़ी सी। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो यह सुरकोटदा या सुरकोटडा यह कहां पे स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। यहां घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह मिली है। तो घोड़े की अस्थियां कहां से मिली है? तो सुरकोटदा से। और एक अनोखी कब्रगाह का पता कहां से चलता है? तो यह भी सुरकोटदा या सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह दाइमाबाद से मिला है। कहां से? दाइमाबाद से। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। दाइमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव है। ठीक है, दाइमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान बीपी बोपर्दिकर द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? बीपी बोपर्दिकर द्वारा खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल यह गोदावरी नदी के तट पर यानी दाइमाबाद पर स्थित है। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल ये दाइमाबाद है। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने को बड़े नगर की संज्ञा दी जा सकती है? तो हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने को बड़े नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो 6 नगरों को। कितने? 6 नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, अब ये नगर कौन कौन से हैं? तो पहले देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, इन 6 को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन को। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों,
कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर, कांच की नर्तकी की मूर्ति, जलकुंड, मिट्टी व धातु के बर्तन, तरासे हुए पत्थर, दाढ़ी वाले आदमी की सैलखटी छवि और घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का है? तो ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसा है? त्रिभुजाकार। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ठीक है, आगे चलें। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? तो J.H. मैके ने। चन्हूदड़ों की खुदाई पहली बार मार्च 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा की गई थी। चन्हूदड़ों बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। ठीक है, तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो चन्हूदड़ो है। ठीक है, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। कैसी? प्रसाधन सामग्री या सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी मिली है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी यहां से मिली है। यहां से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, चन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी मिले हैं। ठीक है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहां से मिले हैं? तो चन्हूदड़ो से। ठीक है, आगे चलें। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम या शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था? तो यह मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। यहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जबकि हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ये पहले नंबर पे आता है और हड़प्पा दूसरे नंबर पे आता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर यह ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली है। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। किसके बने थे? ईंटों के बने थे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल टॉपिक वाइज तैयारी में कल हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।